गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे ही होंगे। बच्चों, आज हम अपनी क्लास 8 का चैप्टर 1 जो हमने लास्ट वीडियो में किया था, साधारण रोग, उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट चैप्टर में आप सबको याद ही होगा, हमने पढ़ा था कि रोग किन किन माध्यमों द्वारा फैलते हैं, जैसे वायु द्वारा, जल द्वारा, संपर्क द्वारा तथा कीड़ों द्वारा। और इन माध्यमों द्वारा फैलने वाले रोगों के नाम हमने लास्ट वीडियो में समझे थे। तो आज हम इस वीडियो में उस चैप्टर को कंटिन्यू करने वाले हैं। चैप्टर कंटिन्यू करने से पहले और आगे के जो साधारण रोग हैं उनको जानने से पहले दो इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आज हम समझेंगे पहले, और उसके बाद हम अपने जो अलग अलग साधारण रोग हैं उनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए समझते हैं इन दो टर्म्स को। पहली है हमारी संप्राप्ति काल। तो क्या है संप्राप्ति काल? इसका क्या अर्थ है? संप्राप्ति काल का अर्थ है रोगाणु के शरीर में प्रवेश से लेकर रोग के लक्षणों के प्रकट होने तक के समय को संप्राप्ति काल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे समझे तो जो खसरा होता है, जो मीजल्स है, उसका संप्राप्ति काल 7 से 14 दिन तक का होता है। मतलब बच्चों, जब आपके शरीर में रोगाणु किसी भी माध्यम के द्वारा प्रवेश करते हैं, जैसे अगर आप पिक्चर देखेंगे यहाँ पर तो आप देख रहे हैं एक लड़की है जो ब्लू टी शर्ट में है और एक लड़की है जो येलो टी शर्ट में है। तो येलो टी शर्ट वाली खसरे से ग्रसित है और ब्लू टी शर्ट वाली नहीं है। तो जब खसरे वाली लड़की ने खांसा या छींका तो उसके रोगाणु वायु में घुले, तो दूसरी लड़की ने जब सांस लिया तो ये रोगाणु सांस के द्वारा उसके शरीर में प्रवेश कर गए। तो जब रोगाणु ने शरीर में प्रवेश किया और जब प्रवेश करने के बाद जितने टाइम के बाद उस रोग के लक्षण नजर आए, वो जो बीच का टाइम है उसको हम संप्राप्ति काल कहते हैं। जैसे खसरे का संप्राप्ति काल 7 से 14 दिन का है। इसका मतलब क्या है कि 7 से 14 दिन के अंदर अंदर आपको रोग के लक्षण नजर आने लग जाते हैं। एक एग्जाम्पल के द्वारा मैं दोबारा समझाना चाहती हूँ क्योंकि बच्चे इस टर्म को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि अगर फॉर एग्जाम्पल आप क्लासरूम में अपनी क्लासमेट के साथ बैठे हुए हैं, उसके ही डेस्क के साथ में, और उसको बहुत ज़्यादा खांसी और जुकाम है, वो आपके साथ बैठती है, छींकती और खांसती है, और उसके छींकने और खांसने से जो रोगाणु है वायु में मिल गए, उसी वायु में आपने सांस लिया। तो फॉर एग्जाम्पल सुबह 10 बजे की बात है, क्लासरूम में जब उसने छींका और आपने उसी छींकी हुई वायु में सांस लिया और रोगाणु आपके शरीर में प्रवेश कर गए। आप स्कूल कंप्लीट करके घर जाते हैं, खाना वाना खाते हैं, कपड़े वपड़े चेंज करते हैं, टीवी देखते हैं, और उसके बाद दोपहर में 2:30 बजे के करीब आप सो जाते हैं, और शाम को 4 बजे जब आप उठते हैं तो आप देखते हैं कि आपके गले में खराश है, थोड़ा सा नाक बंद सी लग रही है, कुछ ठीक नहीं लग रहा, और उसके और आधे घंटे में आपकी नाक बहने लगती है और आपको हल्की हल्की खांसी शुरू होने लगती है। तो ये जो समय था जो 10 बजे से शुरू रोगाणु ने शरीर में प्रवेश किया और शाम को 4 बजे जाके आपको उस रोगाणु के लक्षण, उस रोग के लक्षण दिखने लग गए, तो ये बीच का जितने भी घंटे का गैप है उसको हम संप्राप्ति काल कहते हैं। कि ये रोगाणु जब शरीर में प्रवेश करे, उसके लक्षण दिखने में जितना टाइम लगता है उस समय को हम संप्राप्ति काल कहते हैं। एक और टर्म है बच्चों, उसको देख लेते हैं। ये टर्म है संक्रामक काल। तो संक्रामक काल का क्या अर्थ है? जब आप बीमार हो जाते हैं, जब आप रोगी हो जाते हैं, तो एक रोगी व्यक्ति एक निश्चित समय तक ही रोग फैला सकता है। वो टाइम, वो पीरियड, वो काल जिसमें एक रोगी व्यक्ति अन्य स्वस्थ व्यक्तियों में रोग फैला सकता है बच्चे, उसको हम संक्रामक काल कहते हैं। उदाहरण के लिए खसरे का जो संक्रामक काल है वो 3 सप्ताह का है। मतलब आप 3 सप्ताह तक, जो खसरे का रोगी है वो 3 सप्ताह तक दूसरे स्वस्थ व्यक्तियों में अपने रोग को फैला सकता है। उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है, 3 सप्ताह के बाद शरीर के अंदर रोगाणु की जो संख्या होती है वो धीरे धीरे करके कम हो जाती है। इसलिए हम 3 सप्ताह के बाद जो खसरे का रोग है उसको दूसरे स्वस्थ व्यक्तियों के अंदर नहीं फैला पाते हैं। ठीक है बच्चों?
जो फर्स्ट हम साधारण रोग पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में वो है खसरा, मीजल्स। खसरा ज़्यादातर छोटे बच्चों में होता है, आप सबको हुआ होगा या आपके आसपास आपके भाई बहन को, आपके घर में रिलेटिव्स में आपने किसी को देखा होगा, पड़ोसियों में देखा होगा। छोटे बच्चों को माता निकल आती है, ये जो छोटी माता होती है उसको हम खसरा कहते हैं, मीजल्स कहते हैं। जो खसरा है बेटा, जैसे हमने अभी संक्रामक काल और संप्राप्ति काल में देखा था, खसरा के बारे में हमने पढ़ा था उसमें उदाहरण के थ्रू, तो आपने देखा था कि जो खसरा है वो वायु द्वारा फैलने वाला रोग है। तो जब कोई रोगी व्यक्ति जब खांसता है या छींकता है तो उसके जो रोगाणु होते हैं वो वायु में मिल जाते हैं और वायु को दूषित कर देते हैं। और जब भी कोई स्वस्थ व्यक्ति इस दूषित वायु में सांस लेता है तो उसे भी ये रोग हो जाता है। क्या क्या लक्षण है खसरे के? पहला है खांसी और दूसरा है हमारा जुखाम। तो जब आपको खसरा होता है तो एक कॉमन लक्षण है खांसी होना, जुखाम होना। उसके बाद है बच्चों तेज बुखार, आपको बहुत तेज बुखार चढ़ता है जब खसरा होता है। और आपके माथे पर सबसे पहले आपके माथे पर छोटे छोटे लाल दाने निकलते हैं और उसके बाद वो लाल दाने आपके पूरे शरीर पर फैल जाते हैं। और जैसे कि हमने पहले पढ़ ही लिया था कि जो आपका खसरा है उसका जो संप्राप्ति काल है वो बच्चों 7 से 14 दिन का है और जो संक्रामक काल है वो 3 सप्ताह का है। अब हम जो रोगी व्यक्ति है उसका घर में उसकी परिचर्या और उसका उपचार कैसे करेंगे वो जानते हैं। तो जिस भी व्यक्ति को खसरा है, एक तो उसको हमें एक अलग स्वच्छ और हवादार कमरे में रखना है। क्यों रखना है? हाँ जी, इसलिए रखना है क्योंकि वो व्यक्ति जब भी खांसेगा या छींकेगा, अगर वो सबके बीच में रह रहा है तो खांसेगा छींकेगा तो क्या होगा, वायु दूषित होगी और उस दूषित वायु में जो भी सांस लेगा वो भी बीमार हो जाएगा। तो बाकी लोगों को खसरा ना हो, बाकी बच्चों को, बाकी लोगों को खसरे से बचाने के लिए हमें जो भी व्यक्ति है जिसको खसरा है उसको हमें अलग और साफ सुथरे कमरे में रखना है। जो व्यक्ति उस कमरे में रह रहा है क्योंकि वो छींकेगा खांसेगा तो उसके रोगाणु फर्श पर गिर सकते हैं, बाकी जगहों पर गिरेंगे। इसलिए हमें क्या करना है, उसके फर्श को जीवाणुनाशक द्रव्य जैसे फिनाइल आदि से हमें साफ करना है ताकि जो जीवाणु हैं वो वायु में ना मिल सकें। हमें रोगी को हवा के झोंकों और ठंड से बचाना है ताकि उसे निमोनिया होने का भय ना रहे। क्यों? क्योंकि हमने लक्षण में पढ़ा था बच्चों कि उसको पहले से ही खांसी, जुखाम और तेज बुखार होता है। अगर खांसी, जुखाम और तेज बुखार के साथ अगर उसको ठंडी हवा लग जाएगी तो वो बुखार निमोनिया में बदल जाएगा, जिससे उसकी कंडीशन और ज़्यादा गंभीर हो जाएगी। खाने पीने के लिए हम उसको फलों का रस देंगे, हल्का भोजन देंगे और पीने के लिए हम उसको हल्का गर्म पानी देंगे क्योंकि उसको बुखार है, उसे खांसी है, उसे जुखाम है। नेक्स्ट है, जो भी रोगी के वस्त्र होंगे, बर्तन या अन्य उपयोग में आने वाली वस्तुएं होंगी उनको हम अलग रखेंगे। रोगी के थूक आदि व दानों से उत्तरी पपड़ियों को जलाकर नष्ट कर देंगे ताकि जीवाणु हवा में ना फैले। रोगी को कम से कम 3 सप्ताह तक परिचारक के अतिरिक्त, परिचारक वो व्यक्ति होता है जो रोगी व्यक्ति की देखभाल कर रहा होता है, ज़्यादातर घरों में परिचारक माँ ही होती हैं। तो रोगी को कम से कम 3 सप्ताह तक परिचारक के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति के संपर्क में नहीं आने देना चाहिए ताकि हम खसरे को बाकी लोगों में फैलने से रोक सकें। और सबसे इम्पॉर्टेंट, खसरे की रोकथाम के लिए हमें जब बच्चा 9 से 12 महीने का होता है उसी पीरियड में हमें बच्चे को खसरे से बचाव का टीका ज़रूर और ज़रूर लगवाना चाहिए। इस बात का हमें ध्यान रखना है कि खसरा ना ही हो, उसके लिए हमें बच्चे को 9 से 12 महीने की उम्र में उसका टीका लगवा दें। तो बच्चों, हमारा ये जो टॉपिक है यहाँ ही ख़त्म होता है।
नेक्स्ट वीडियो में हम अपने बाकी के साधारण रोग जो हैं उनको डिस्कस करेंगे और समझेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर, एंड फॉर अदर पीपल except my students, thank you for watching this video, and if you like my video, please like my video and subscribe it, and don't forget to press the bell icon. Thank you.